कह रहा है इसकी फाइंड द एक्सिस, वर्टेक्स, द लेटेस्ट रेक्टम, द फोकस एंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। इसने क्लियर लिखा है कि ये पैराबोला है। ठीक है, तो जब पैराबोला है तो पैराबोला के लिए हम इसमें एक काम करते हैं कि जो इसमें सेकंड डिग्री की टर्म्स हैं, सेकंड डिग्री की टर्म्स ये हैं, ठीक है, इन्हें एक साइड और बाकी जो 1 डिग्री की हैं या कांस्टेंट हैं इन्हें सबको दूसरी साइड लिख लेते हैं। ये काम हम सबसे पहले करेंगे। अच्छा, तो इसमें कैसे करेंगे हम? 16x² माइनस 24xy प्लस 9y² इक्वल टू, इसे उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 104x प्लस 172y और माइनस 44। इस तरीके से हम लिख लेते हैं। और फिर इसके बाद में जो है हम फैक्ट स्क्वायर बन रहा है, क्या परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ये? तो ये 4x माइनस 3y का होल स्क्वायर है। ठीक है, और ये इधर है ही जो भी है हमारा 104x प्लस 172y माइनस 44। अब ये इस इक्वेशन को हम, चूंकि पैराबोला तो हमने क्या ही रखा है, तो ये y² इक्वल टू 4x या इस तरह की इक्वेशन बननी चाहिए अगर ये पैराबोला है तो। और उसमें देखो तुम, पैराबोला में एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि पैराबोला इस तरह का होगा या जैसा भी होगा, इसमें इसकी एक्सिस, ये जो एक्सिस है और जो इसकी ये टेंजेंट है, ये दोनों परपेंडिकुलर होती हैं, आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। ये एक्सिस और ये तो इसकी एक्सिस कहलाती है। और इसकी इक्वेशन क्या हो? एक्सिस, इसकी इक्वेशन बताओ। y इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये y इक्वल टू 0 है और जो इसकी टेंजेंट है ये x इक्वल टू 0 है। ये देखना ध्यान से। तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो y तो इधर लिखा हो और x इधर लिखा होता है, तो इसका मतलब ये दोनों एक लाइन ये है, एक लाइन की इक्वेशन होनी चाहिए ये, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो अगर इनकी हम टेंजेंट वो निकालते हैं स्लोप, तो स्लोप दोनों का परपेंडिकुलर का कैसे मालूम करते हैं? कि उनकी स्लोप की प्रोडक्ट इक्वल टू -1 होनी चाहिए, जो यहाँ नहीं बन रही है अभी। अब उसे बनाने की कोशिश करते हैं हम। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें एक टर्म लैम्डा ऐड करते हैं। ठीक है, तो लैम्डा ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो, इसमें 4x माइनस 3y और प्लस लैम्डा, इस तरह से इसमें ये ऐड करते हैं। अब जब इधर कर दिया तो ये बैलेंस रखने के लिए कुछ टर्म्स इधर भी ऐड करनी पड़ेंगी हमें। वो टर्म्स कौन सी होंगी उन्हें भी लिखो। कैसे लिखोगे आप? देखो, 104x, ये तो जो इसमें दिया हुआ है पहले तो उसे लिख ही लेंगे हम, प्लस 172y और माइनस 44। ये थोड़ी सी बात समझने की है इसमें। देखो, हमने इधर लैम्डा ऐड किया तो लैम्डा स्क्वायर ऐड हुआ। जब इस एक्सपेंशन करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर तो बाहर निकलेगा, तो लैम्डा स्क्वायर इसका मतलब इधर भी ऐड कर दो। देखना आप कैसे कैसे ऐड कर रहे हैं। हाँ, वही तो। अब इसकी लैम्डा की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो एक तरह से वो भी इधर फालतू आ रहा है तो उधर भी करो, बैलेंस रखना है ना। तो क्या आएगा? देखो, 4x इंटू लैम्डा इंटू 2, यानी कि 8 लैम्डा x इधर भी ऐड करा, 8 लैम्डा x इधर भी ऐड करेंगे। ठीक है, ऐसी y वाली टर्म देखो क्या ऐड करेंगे? -6 लैम्डा y। ये टर्म्स हमने ऐड करी हैं इसमें। तब अब ये बैलेंस रहेगा। अगर तुम इसका एक्सपेंशन करोगे तो जो टर्म्स इधर आएंगी वो इससे कैंसिल हो जाएंगी। ये अब भी क्वेश्चन वही रहेगा जो ये पहले से था। ठीक है ना, ये काम हमें कर लेना है। और अब इसमें क्या करेंगे, हम x वाले टर्म्स को एक साथ ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? 104 प्लस 8 लैम्डा x, और ऐसे y वाले टर्म्स लेंगे प्लस 172 माइनस 6 लैम्डा इंटू y और प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 44। ठीक है, और इधर क्या है? 4x माइनस 3y प्लस लैम्डा और होल स्क्वायर। ये हो गया। ठीक है, अब जो हम बात कर रहे थे अभी कि इधर अगर ये हमारी y एक्सिस है या y इक्वल टू 0 है और ये x इक्वल टू 0 है, ये जो एक्सिस है और हमारी टेंजेंट है
वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये जो लाइन बनी है, ये लाइन और ये लाइन, ये भी एक लाइन की इक्वेशन है, ये भी एक लाइन की ही इक्वेशन है। तो ये आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। परपेंडिकुलरिटी के लिए क्या है, फॉर परपेंडिकुलरिटी, देखो इसकी स्लोप m1 कह दो, इसकी स्लोप क्या होगी, क्या कैसे निकालते हैं, इसकी स्लोप क्या होगी बताओ, कैसे निकलती है याद? हाँ, अगर ये लाइन है तो इसकी स्लोप कैसे निकलेगी, तो कितनी आएगी बताओ? नहीं, 4/3, ठीक है। इसकी तो 4/3 आ गई, इसकी क्या आएगी? तो एक तो इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, इसकी क्या आएगी बताओ? है और अपॉन, ठीक है ना। ये क्या होता है, फॉर्मूला याद नहीं है इसका? है स्लोप कहाँ, माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई कोफिशिएंट, ऐसे होता है फॉर्मूला, डायरेक्ट भी याद रखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया, इसका स्लोप निकाला इस लाइन का, और इस लाइन का भी स्लोप निकाला, क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर होते हैं जरूर, ठीक है ना। अब देखो ये माइनस है, इधर भी माइनस, तो कैंसिल हो गए। इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसे इधर पहुंचा देंगे और सोल्व कर लेंगे। तो 4 की इसमें मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, कितना होगा ये 416 और प्लस 32 लैम्डा, और इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई इसमें, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 1 जा 3 और 2 5 और माइनस 18 लैम्डा, ये आ गया। अब इन्हें एक साइड करो, 32 लैम्डा और प्लस 18 लैम्डा इक्वल टू 516 और माइनस 416, कितने हो जाएंगे ये 50, और ये कितने हो जाएंगे 100। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 2, ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। इस लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा अब इस एक पैराबोला की इक्वेशन बन चुकी है। की वैल्यू आ रही थी हमारी 2, तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू रख लेंगे हम 2, और इसको अब हम लिखेंगे इस तरीके से 4x माइनस 3y प्लस 2 और ये होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ भी रखेंगे इस तरह से वैल्यू, तो 8 2 जा 16 और 104 प्लस 16 120 हो गया ना, ये इक्वल टू 120x, और ये कितना हो गया 160y और वो कितना हो गया -40। तो इस तरीके से ये आ गया। अच्छा, इसको हमने लिख लिया, लेकिन इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखना है। एक तुमने रेखा की वो पढ़ी थी ना, लंब रूप में रेखा का समीकरण कैसे चेंज करते थे, नॉर्मल फॉर्म में, है ना, इंग्लिश में वो है नॉर्मल फॉर्म में या परपेंडिकुलर फॉर्म में उसे चेंज करना है इक्वेशन को। तो वो कैसे चेंज करते थे, याद हो तो बताओ, बता सकते हो तो बताओ, चलो है कैसे करते थे कि, अच्छा बैलेंस भी रखना है, मैं इस बात का भी ध्यान रखना है, चेंज तो उस फॉर्म में करना है, लेकिन इक्वेशन जो लिखी हुई है दोनों तरफ वो बैलेंस भी रहे। तो क्या तरीका था बताओ, किसी के याद हो तो, कि इसके जो कोफिशिएंट्स हैं एक्स और वाई के, जो कोफिशिएंट्स हैं इनका स्क्वायर करो, 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, उनको ऐड करो 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 5, 5 से इसे भाग करेंगे, लेकिन बैलेंस रहना चाहिए, भाग तो हमने कर दिया, ये बैलेंस रहना चाहिए। अब इसका स्क्वायर है तो इसका मतलब एक तरह से 25 से भाग होगा, अब ये है ना, 5 से कोशिश कर रहे थे लेकिन 25 से हो गया, तो फिर 25 से इसकी 25 से इसकी मल्टीप्लाई भी कर लो, इससे इक्वेशन ये बैलेंस रहे। अच्छा, ऐसे इधर भी करो, इसमें कुछ कॉमन आ रहा हो तो उसे बाहर लिख लो, कितना कॉमन आ रहा 8 कॉमन आ रहा ना, तो अंदर कितना बचेगा भाई, कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाए इसीलिए कर रहे हैं, है ना। तो ये कितना बचेगा अंदर, 8 से डिवाइड कर लेंगे ना,
तो ये हो गया 15 और ये 20 और ये 5। लेकिन अब इसको भी तो हमें वो करना था, हाँ इसको भी करो, नहीं बैलेंस तो करना ही करना है, साथ में इसे जो है उसमें भी चेंज करना है, ये नॉर्मल फॉर्म में भी जो बता रहे थे हम। तो कितने से करोगे इसे बताओ भाई, 15 15 225 और 20 20 400, तो कितना हो गया 625, यानी कि 25 आ गया ना। तो 25 से फिर इसे नहीं, 400 तो ये और 225 ये 625, तो 25 से मल्टीप्लाई और 25 से डिवाइड। ठीक है, इस तरीके से हमने ये बैलेंस कर लिया। अब इसके बाद इसकी जरूरत नहीं है, ये तो हमने चेंज करके अब यहाँ आ चुके हैं हम। ठीक है, नहीं बैलेंस इसलिए किया ना, वैसे थोड़ी ना मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 25 से मल्टीप्लाई कर दी इसे। नॉर्मल फॉर्म में भी चेंज करना है और इक्वेशन भी चेंज ना हो, दोनों काम, हाँ दोनों काम करने हैं हमें, तो इसकी तो जरूरत नहीं है हमें। तो इसे इसलिए कर रहे हैं कि भाई इक्वेशन अब ये थोड़ी कि हमने नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर ली, लेकिन इक्वेशन तो चेंज होगी ना, फिर इधर इधर तो मल्टीप्लाई कर ली, चलो वो बाई चांस है कि 25 से इधर हो रही है, 25 से इधर हो रही है, लेकिन इस इधर किसी और से मल्टीप्लाई होती और इधर कोई और से, तो सारे कोफिशिएंट बदल जाते और कोफिशिएंट बदलने से इक्वेशन ही बदल जाती। भाई कोफिशिएंट का ही तो खेल है ना, सब में एक्स वाई तो है। अब ये इक्वेशन अलग है 3x + 2y + 7, और ये इक्वेशन अलग है, दोनों अलग अलग इक्वेशन है, तो सारा तो कोफिशिएंट का ही तो खेल है। ये जैसे बदलते हैं इक्वेशन बदलती है, तो अगर तुमने यहाँ 25 से कर दी और यहाँ 3 से रहेगी तो इक्वेशन ही बदल गई फिर तो इक्वेशन बैलेंस रहे, कर्व चेंज ना हो, इसलिए हमने ये किया है। अच्छा और क्या करेंगे इसमें, अब 25 तो ये कैंसिल ही हो रहा। ठीक है, अब ये हमारा, चलो एक बार लिख लेता हूं तुम्हें अच्छा सा लगे देखने में, बाकी तो हम चेंज कर ही चुके हैं इसे। तो ये हमारा हो गया इधर स्क्वायर और 8, और इसे 25 डिवाइड हो सके 5 से है ना, तो ये कितना जाएगा 3x + 4y और -1/5। अब ये हमारी इक्वेशन y² = 4ax, यहाँ पे 4px कह दो या इस तरह से, ये इसमें चेंज हो चुकी है। ठीक है, y तो ये है, x ये है, कैपिटल X लिख लो चाहे, क्योंकि स्मॉल x तो इसमें पहले से आ रहे हैं, और 4p की वैल्यू 8 है, यानी कि p की वैल्यू 2 है। अब तुम जानते हो इसकी सारी चीज, पैराबोला की याद करो कैसे कैसे लिखते थे हम। एक्सिस की इक्वेशन क्या थी बताओ, एक्सिस कैसे लिखते थे बताओ, y² = 4ax है अगर, तो एक्सिस की इक्वेशन कैसे लिखते थे हम, y = 4ax कैसा होता है पैराबोला, चलो बना के दिखा देता हूं एक बार, तुम्हें याद आ जाए। ये पैराबोला है ना, तो इसमें एक्सिस ये होती है, और इस एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y = 0, तो y = 0 रखो इसमें, तो y = 0 हुई, और y की वैल्यू है क्या, ये है, तो इसे लिखोगे 4x - 3y + 2/5 = 0, तो 5 = 0, तो इधर 0 ही होगा जाकर। तो ये हमारी एक्सिस की इक्वेशन आ गई है निकल के। ठीक है, 4x - 3y + 2 = 0। अच्छा टेंजेंट, अगर हम इसकी टेंजेंट निकालना चाहते हैं तो टेंजेंट क्या होती थी बताओ, टेंजेंट ये वाली है, और ये क्या है yx है, और yx की इक्वेशन क्या होती है, x = 0, तो x इसमें क्या है ये है, तो 3x और +4y - 1 = 0, ये इसकी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है ना, एक्सिस टेंजेंट, और ये जब हमें ट्रेस करना पड़ेगा तो इसी तरीके से हम टेंजेंट बना लेंगे, उसमें कहाँ पे बनेगी, और ये उसकी एक्सिस हो जाएगी, ये उसकी टेंजेंट हो जाएगी, और दोनों जहां इंटरसेक्ट करेंगी वो उसका वर्टेक्स हो जाएगा। ठीक है, अब वर्टेक्स कैसे निकालेंगे बता सकते हो, वर्टेक्स जहां ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा वर्टेक्स होता है। शीर्ष बिंदु क्या है, जहां दोनों एक्सिस और टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो वर्टेक्स है। तो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकलेगा, सोल्व कर लेंगे।
एक्स वाई को, तो इसे तो सोल्व कर ही लोगे तुम। तो सोल्व करने के बाद इसके वर्टेक्स पॉइंट आ रहे हैं -1/5 और 2/5। वर्टेक्स आ रहा है -1/5 और 2/5। सोल्व कर लेना भाई है। तो ये चीज निकल गई। इसके बाद है लेंथ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। बता सकते हो लेंथ कैसे निकालते थे? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है? ये पहली बार पढ़ रहे हैं ना कुछ। लेटस रेक्टम क्या हो? नाभिलंब। नाभिलंब की लंबाई क्या होती थी? 4a। ठीक है ना, ये होता है नाभि पे जो लंब है वो नाभिलंब। तो 4a, और 4a कितना है? 8। तो नाभिलंब की लंबाई जो है 8 आ गई, लेटस रेक्टम की लेंथ। इसके बाद है हमारा इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। नाभिलंब की इक्वेशन अगर चाहते हैं हम निकालनी, तो बता सकते हो कैसे निकलेगी? नहीं, इक्वेशन वो तो 2b² तो b और a उसमें है, इलिप्स में। इक्वेशन चाहते हैं हम, इसकी इक्वेशन निकालना। बताओ। देखो ये टेंजेंट है, ये इसके पैरेलल लाइन है ना, पैरेलल। तो जब ये पैरेलल लाइन है तो इसका मतलब जो टेंजेंट की इक्वेशन है ये इसी से निकल जाएगी। क्या निकलेगी? x इक्वल टू, भाई ये x इक्वल टू से तो निकाली थी हमने, x इक्वल टू 0 रख के। तो x इक्वल टू p, भाई ये क्या है हमारी? वाई एक्स है। वाई एक्स के पैरेलल लाइन, इसके समांतर रेखा। वाई एक्स के समांतर रेखा क्या हो? x इक्वल टू a या k, जो भी कांस्टेंट हो, जितनी दूरी पर हो। तो उसी तरह से x इक्वल टू p, यानी कि हम चाहते हैं इसकी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, नाभिलंब की इक्वेशन। तो ये रहेगी x इक्वल टू p, वाई एक्स के समांतर रेखा का समीकरण x इक्वल टू p। तो x तो हमारा ये है ही, कितना था? 3x + 4y - 1, और p कितना था? 2। तो ये सोल्व होके आ जाएगी आपकी, क्या आ जाएगी? 3x + 4y और इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमारी नाभिलंब की समीकरण आ गई निकल के। अच्छा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नियता। नियता कैसे निकालते थे? अच्छा, फोकस बताओ कैसे निकालते? फोकस बताओ पहले। नाभि A0 है ना, A0 होती है तो फोकस अच्छा सुनो, इसमें A0 से नहीं निकलेगी क्योंकि 0 इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है कि ये हमारा उस पर ही हो। तो फिर उसके लिए क्या तरीका है? हमने जो इक्वेशन निकाले लेटस रेक्टम की, तो लेटस रेक्टम और ये जो इक्वेशन थी हमारी एक्सिस, ये दोनों जहां इंटरसेक्ट करेंगी वो फोकस होगा। एक तो ये लाइन और एक ये लाइन, ये दोनों यहां इंटरसेक्ट कर रही है तो ये फोकस होगा, ऐसे निकलेगी। इसलिए हमने लेटस रेक्टम की इक्वेशन निकाली है। तो एक तो ये इक्वेशन ये वाली, और एक एक्सिस की इक्वेशन ये दोनों सोल्व करके जो निकलेंगी वो ये पॉइंट आएगा हमारा फोकस। तो ये पॉइंट मैं लिख दे रहा हूं फोकस के लिए, ये 1 2 आएगा। एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये 1 और 2 आ रहे हैं। फोकस आ गई ये निकल के हमारी, ये फोकस है। कैसे निकला रहेगा भाई ध्यान। फोकस निकल गया और ये सारे निकल गए हैं। अब हमारी इक्वेशन हो जाती है डायरेक्ट्रिक्स की। अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है बताओ? हाँ भैया, नहीं, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो? ये तो होगी डायरेक्ट्रिक्स है। तो डायरेक्ट्रिक्स कैसे बनेगी भाई? जितनी डिस्टेंस इसकी थी, या ये हमने क्या लिखी थी, इसकी इक्वेशन क्या लिखी थी लेटस रेक्टम की? x इक्वल टू पी। तो इसे क्या लिखेंगे? x इक्वल टू -p। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भाई, चलो जगह नहीं बची। रेक्टम की इक्वेशन, हाँ ये हम लिखेंगे इसे, x इक्वल टू p तो लिख दिया हमने। x की वैल्यू लेकिन क्या थी? ये सही नहीं है, हमारा डिवाइड में p था ना यहाँ। चलो फोकस बाद में लिख देंगे हम इसे। तो ये p है, तो p की मल्टीप्लाई 5 2 10,
तो ये क्या आ जाएगी, यहाँ लिख देता हूँ इसे 3x + 4y - 1 = 10। तो ये हो जाएगी हमारी 3x + 4y = 11। तो इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके वो निकाल लेंगे फोकस। ठीक है, फोकस निकलेगी हमारी कितनी आ रही थी, 1 2। तो इक्वेशन कौन कौन सी सोल्व करनी है, एक तो हमें लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन और हमारी एक्सिस की इक्वेशन ये वाली 4x - 3y और +2 यानी कि -2। ये इक्वेशन दोनों सोल्व करके ये आ जाएंगे हमारे पॉइंट्स 1 2। अब हम लिख रहे थे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नियता की समीकरण। ठीक है, तो नियता की समीकरण क्या होती है, तो इसमें नियता ये है पैराबोला में। ठीक है, और ये हमारी इसके वाई एक्स के पैरेलल है। तो वाई एक्स के पैरेलल की इक्वेशन क्या होगी, x = -p। ठीक है, अब x क्या था हमारा, यही है x के, तो 3x + 4y ये लिख भी रखा है हमने। यहाँ तो =0 ये इधर हो गया था इसकी, तो ये लिखेंगे हम 3x + 4y और -1/5 = और p की वैल्यू क्या थी, 2, ये आ जाएगी। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3x + 4y = ये हो गया 5 2 10 -10 और +1 तो -9। ये हमारा निकल के आ जाएगा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। ठीक है, अब इसे तुम अगर ट्रेस करना चाहो तो कैसे ट्रेस करोगे कर्व को, भाई ये हमारी दोनों लाइन है, इन लाइन को हम बना लेंगे पहले, और तो आसान है। वैसे दिखाऊं ट्रेस करके कर्व कैसे ट्रेस करेंगे, ट्रेस कर रहे हैं हम। तो इसके लिए भाई ये हमने x x y x बना ली सबसे पहले, और हमारी जो एक्सिस की इक्वेशन है वो है 4x - 3y + 2 = 0। अब ये लाइन हमें ट्रेस करनी है, पहले सबसे पहले लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे y = 0 रख लिया तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1/2। तो x की वैल्यू -1/2 मान लीजिए ये 1 है तो ये -1/2 हो गया। ऐसे इधर भी लगा लो निशान, ये 1 पर 2 पे है ना, तो -1/2 x की वैल्यू -1/2 की आ गई। फिर हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आएगी, +2/3। तो y की वैल्यू +2/3 कहाँ आएगा, अगर ये 1 ले लें हम यहाँ पे तो 2/3 ये आ जाएगा, और इसको मिलाते हुए लाइन ये हम खींच देंगे, और ये हमारी एक लाइन तो ये होगी। ये क्या है हमारी एक्सिस, और दूसरी टेंजेंट लाइन है। टेंजेंट लाइन भी करोगे ऐसे करके इसको बनाओ। देखो y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1/3। तो ये आ गया हमारा 1/3, कहीं यहाँ आ जाएगा इसका, है ना। और x की वैल्यू 0 लिखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1/4। 1/4 यहाँ आ जाएगी ये, तो ये हमारी इस तरह से हम इसको मिला खींच देंगे। ये हमारी आ गई क्या, टेंजेंट लाइन। तो एक्सिस और टेंजेंट, और जहां दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो वर्टेक्स होगा। x की वैल्यू -1/5 और y की वैल्यू 2/5। तो -1/5 2/5 ये आ रहे होंगे जरूर, है ना। तो ये हमारा वर्टेक्स आ गया। अब वर्टेक्स है और इसकी लेंथ जो है, अच्छा ये भी देखो, एक इसमें हमने फोकस भी निकाल रखा था। फोकस कितना आ रहा था हमारा, 1 2, है ना। ये फोकस भी तो पता कर लें हम। तो फोकस 1 और 2, इसके सामने ये हमारा, ये इसका फोकस आ जाएगा, और ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये लोग कर्व खींच गया। और क्या है, वर्टेक्स से होकर जाएगा ना, जहाँ टेंजेंट और एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, टेंजेंट और एक्सिस यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस तरह से हम इस कर्व को ट्रेस कर लेंगे। अच्छा, अगर हम ये और भी चाहते हैं कि ये एक्स एक्स को या वाई एक्स को कहाँ इंटरसेक्ट करता है, तो जो इक्वेशन थी हमारी उसमें हम जैसे वाई एक्स को निकालना चाहते हैं तो x = 0 निकाल लो, वो डिस्टेंस निकल कर जाएगी यहाँ से यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस है, कहाँ कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, ये पॉइंट और ये पॉइंट निकल सकते हैं उसके। जो इक्वेशन दी हुई थी ना उसमें, क्योंकि वाई एक्स है, वाई एक्स में x = 0 रख लेंगे, और y = 0 रख के भी निकालेंगे कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है x एक्स को भी इंटरसेक्ट करता हो। वो दोनों चीज़ें मालूम हो जाएंगी, इस इक्वेशन में रख के मालूम कर सकते हैं हम।